हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 अगस्त 2021 के। मैं हूं आपका दोस्त आशु और यहां पे आप देख रहे हो दो बेस्ट इमेजेस। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, करियर्स क्लाउड, जिसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। लेकिन इसमें हम आपके 90 के 95% वो करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपको हर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा, हम डेली सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें आपको 3 तरह के करंट अफेयर्स मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक दोस्तों वीकली सेक्शन होगा, वीकली में मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर्स होंगे, डिटेल होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर होंगे और क्विज होगा, जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि यार कितना मुझे याद रह रहा है और कितना और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ में मिलेगी दोस्तों, जिसमें 2 लाइन या 3 लाइन में करंट अफेयर होगा, ताकि जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। और आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी। मतलब जिस भी टॉपिक को आपने रिवाइज करना है तो इन टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो 3 चीजें आपके लिए स्पेशल हम तैयार करते हैं। डिटेल, दूसरी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होंगे उसमें, और एक क्विज भी होगा, ताकि आप अपने आप को जांच लो कि कितनी का हमारी तैयारी है बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन की। और ये क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेस पे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, वो सिंगल पीडीएफ, एक ही पीडीएफ से कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप इस एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा, और इसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर बजट या इकोनॉमिक सर्वे से बना सकता है। और दोस्तों, अगर आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको स्टेट करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और खासियत है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें आपको अलग अलग प्राइस पे नहीं मिल रही हैं। ये सारी चीजें आपने सिर्फ एक ही जो है वो क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके, लेकिन लॉगिन पहले कर लेना है। उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपने बाय कर लेनी है, जिसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। एक बार मेरे कहने से चेक जरूर करना है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और दोस्तों, इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। लेकिन मैं सारे बच्चों को गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हो अभी, या अभी न्यू स्टूडेंट हो, तो आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 18 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपने एक बार, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, एक काम और करना है कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। हु वन द गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, गोल्ड मेडल किसने जीता है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2021 के अंदर? तो याद रखना है सबसे पहले कि ये चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप, कहां पे हुई है? पोलैंड के अंदर हुई है। और टोटल इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर, टॉप पोजीशन में, क्योंकि इंडिया ने 8 गोल्ड जो हैं वो इसके अंदर जीते हैं। क्योंकि हम तो यहाँ पे एक गोल्ड मेडल की बात करें इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, लेकिन अदरवाइज एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, 4 जो है वो टीम इवेंट के अंदर जीता है, और 3 गोल्ड जो है वो उन्होंने मिक्स्ड टीम के अंदर भी जीता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्लेयर हैं, क्योंकि टीम इवेंट है वो। इंडिविजुअल के अंदर गोल्ड जीतने वाली प्लेयर कौन है? कोमालिका बरी। तो याद रखें, कोमालिका बरी कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? झारखंड से, जमशेदपुर से हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये याद रख सकते हो, खास करके झारखंड के स्टूडेंट। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप के अंदर। तो आप देख सकते हो ये यूथ चैंपियनशिप कहां पे हुई है दोस्तों? पोलैंड के अंदर हुई है। इंडिया ने 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट जगह कौन सी है? रॉकलॉ। रॉकलॉ कहां पे है दोस्तों? पोलैंड के अंदर। याद रखना है, आपको कंट्री पूछा जाएगा पोलैंड। और इंडिया पूरे मेडल टैली के अंदर टॉप रहा है दोस्तों। 15 मेडल इंडिया ने जीते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। और इसमें 2 तरह के इवेंट्स जो हैं वो दोस्तों होते हैं। एक जो है वो कैडेट इवेंट होता है, और एक जो है वो क्या होता है हमारे पास? जूनियर इवेंट। जैसे कि आप देख रहे हो, जूनियर रिकर्व में जो है वो कोमालिका बरी ने गोल्ड जीता। अदरवाइज जूनियर कंपाउंड और कैडेट कंपाउंड, जूनियर का मतलब है यहाँ पे कि एज जो है वो उनकी जो है वो 20 साल से कम कम होगी।
अगर कैडेट की बात करें तो 18 से कम कम होगी। तो ये याद रखना है थोड़ा सा कि कैडेट और जूनियर में क्या डिफरेंस है। और इसमें दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक रिकर्व इवेंट होता है, कंपाउंड इवेंट होता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसमें नहीं है। और दोस्तों सिल्वर मेडल किसने जीता है? साक्षी चौधरी और प्रिया गुज्जर ने जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या जीता है? सिल्वर मेडल। आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन ये सिल्वर मेडल वाले हैं। तो दो ही सिल्वर मेडल आए हैं, तो इसको भी आप जो है वो याद रख सकते हो। ऋषभ यादव जो आप नाम देख रहे हो, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन ब्रॉन्ज जो है वो और भी हमने जीते हैं, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोल्ड का मेन आपने इसमें याद रखना है। और दोस्तों इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि ये जो आप कह सकते हो कि पूरा इवेंट है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। तो याद रखना है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? लुसान के अंदर। कहां पे? लुसान। लुसान कहां पे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो वहां पे मतलब इन्होंने जो है वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और ये पूरे वर्ल्ड की आर्चरी की ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इंडिया में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसको कहते हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी। और हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी इंडिया में से जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की? 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है हाउस फ्रेश, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी, आप कह सकते हो ब्रिटिश कंपनी है, उनके द्वारा 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की एक रैंकिंग जारी की गई है। इसमें दोस्तों जो टॉप स्थान है वो किसका है? होतैन या होतन सिटी, जो कि कहां पे है दोस्तों? ये आपको मिलेगी चाइना के अंदर। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर इस हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी है? होतन। और दूसरे नंबर पे दोस्तों इंडिया की है। बहुत ही आप कह सकते हो बुरी बात है कि इंडिया की दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, और वो कौन सी है दोस्तों? गाजियाबाद, यूपी के अंदर। तो आप देख सकते हो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप देख सकते हो चाइना की होतैन सिटी जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2020 का जो रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? हाउस फ्रेश के द्वारा। और गाजियाबाद दूसरे नंबर पे है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाउस फ्रेश जो है वो ब्रिटेन की कंपनी है, और इन्होंने ये लिस्ट जारी की। पूरी लिस्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट एंड वर्स्ट टाउन्स एंड द सिटीज फॉर क्लीन एयर। मतलब बेस्ट की रैंकिंग भी है, वर्स्ट की भी। हमने वर्स्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि ये ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। और होतैन सिटी जो है वो आप कह सकते हो शियांग प्रोविंस के अंदर है, और मतलब आप कह सकते हो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का टैग इसको दे दिया गया है। और इसका कारण है कि यहाँ पे आप कह सकते हो मिट्टी के तूफान बहुत आए, मतलब सैंड स्टॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा आए। वो इसलिए क्योंकि इसके पास जो है वो एक डेजर्ट आता है, मतलब एक आप कह सकते हो डेजर्ट आता है, और वो कौन सा है? टकलामाकन डेजर्ट। टकलामाकन डेजर्ट, उसके कारण जो है वो यहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण मिट्टी सैंडस्टॉर्म्स बहुत ज्यादा है, मिट्टी के रेतीले तूफान आए, जिसके कारण जो है वो इसका जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। तो आप सोच रहे हो गाजियाबाद में तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाजियाबाद का दोस्तों ट्रैफिक पोल्यूशन के कारण ये रैंक जो है वो दूसरा है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? गाजियाबाद। पूरे वर्ल्ड में गाजियाबाद का रैंक कौन सा है? 2 नंबर पे है। और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि 50 सिटीज जो रैंक की गई, क्योंकि 50 की लिस्ट है, उसमें 49 सिटीज केवल 4 कंट्रीज की हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्तों। और बांग्लादेश। ये तो बात होगी सिटीज की, शहरों की, लेकिन अभी हम बात करेंगे कंट्री वाइज। तो एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री आई है 2020 के अंदर इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हाउस फ्रेश ने 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं, एक मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की रिपोर्ट निकाली है, एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की भी रिपोर्ट निकाली है उन्होंने। तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है दोस्तों? बांग्लादेश, बस पहला स्थान है। दूसरा स्थान पाकिस्तान का है। तो इंडिया कौन से स्थान पे दोस्तों? तीसरे स्थान पे है। याद रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप यहां पे देख सकते हो इंडिया का स्थान जो है वो तीसरा है इसके अंदर, और बांग्लादेश ने इसके अंदर जो है वो टॉप किया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे इंडिया, चौथे पे मंगोलिया, लेकिन इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और ये इंडेक्स जो है वो दोस्तों फिर से मैं नाम लेना चाहूंगा, हाउस फ्रेश की एक रिपोर्ट है, और उसमें जो है वो इन्होंने रैंकिंग निकाली है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर। और ये एक कंपनी की हेल्प ली गई है IQ एयर। तो ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि रिसेंट रिलेटेड न्यूज में आपने एक बात याद रखनी है। तो ये कंपनी जो है वो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड जो है वो कंपनी है। इसने भी एक इंडेक्स जो है वो रिसेंटली जारी किया है। उस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो उसके अंदर भी दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया का स्थान जो है वो तीसरा ही है, बांग्लादेश का पहला ही है, और दूसरा स्थान जो है वो पाकिस्तान का ही है। मतलब सेम ही है। तो इसलिए दोनों रिपोर्ट्स के अंदर आपको कुछ अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज आपने एक्स्ट्रा याद करनी है, वो है कैपिटल सिटी के अंदर कौन सी सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है? वो है दोस्तों दिल्ली। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पोल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो दिल्ली है।
तीसरी बार लगातार हुआ है कि दिल्ली जो है वो तीसरे बार लगातार पहले नंबर पे आया है, और दूसरा स्थान जो है वो दोस्तों ढाका का है, और तीसरा स्थान उलान बतौर का है, जो कि कहाँ की कैपिटल है, मंगोलिया की। ढाका बांग्लादेश की है। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। अदरवाइज सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप ये चार्ट देख लें कि होतैन सिटी सबसे पोल्यूटेड सिटी है, गाजियाबाद दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और तीसरे नंबर पे मानिकगंज है जो कि बांग्लादेश के अंदर है। तो तीसरा अगर याद रह गया तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीनेस्ट सिटी भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए पोल्यूशन वाइज, वो है तस्मानिया की एक जेडबरी सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया जो है पार्ट ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। नेक्स्ट है काइलुआ कोना, जो कि हवाई का एक आइलैंड है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और तीसरा है हमारे पास मोनियो, जो कि फिनलैंड के अंदर है। लेकिन इसमें सिर्फ पहला याद रखें और कुछ नहीं, इसमें पहला और दूसरा ये दो याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज कोंकण 2021 दो कंट्रीज की नेवी के बीच में हुई है, एक इंडियन नेवी है, दूसरी कंट्री आपने बतानी है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? कोंकण 2021। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपके पास ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब वो एरिया जो पानी के साथ लग रहे ईस्ट साइड पे, और ये है आपके पास वेस्टर्न कोस्ट। तो मुंबई से लेके गोवा तक के एरिया को हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं। तो ये कोंकणी जो लैंग्वेज है वो गोवा में बोली जाती है। और ये दोस्तों एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली ब्रिटेन के साथ। तो ए जो है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की तरफ से आईएनएस तबर ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस तबर बहुत ही फेमस हुई इस साल, तलवर क्लास की जो ये स्टेल्थ फ्रिगेट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन रॉयल नेवी के साथ इन्होंने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की। इससे जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन जो है वो नेवीज के बीच में इंप्रूव होगा। और आईएनएस तबर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करता है, एचएमएस वेस्ट मिनिस्टर जो है वो ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। और ये एक्सरसाइज जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्म में हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और दोस्तों मैं आईएनएस तबर के बारे में आपको बता रहा था। आईएनएस तबर जो है वो रिसेंटली जून से लेके सितंबर के बीच में अपना सफर जो है वो कर रही है। वो मतलब आप कह सकते हो अरेबियन सी के थ्रू होते हुए, रेड सी के थ्रू होते हुए, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू होते हुए रशिया पहुंची थी, और रशिया की नेवी में भी जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया। और आप कह सकते हो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर वो अलग अलग कंट्री के साथ पासेक्स एक्सरसाइज तो करेगी आईएनएस तबर, और वरुणा एक्सरसाइज भी उसने परफॉर्म की फ्रांस के साथ। और आप कह सकते हो कि एक एक्सरसाइज उन्होंने इंदिरा भी परफॉर्म की है, किसके साथ? रशिया के साथ। ये आपने दोस्तों याद रखना है, इसलिए आईएनएस तबर जो है वो इस बार इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम के साथ दोस्तों एक तो आपको एक्सरसाइज पता लग गया कोंकण 2021, एक आपने याद रखना है इंद्रधनुष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही होती है, लेकिन ये एयर एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है। एक है अजय वरियर, अजय वरियर, और ये भी आप याद रखोगे। अजय वरियर जो एक्सरसाइज है दोस्तों ये भी यूनाइटेड किंगडम के साथ है, और ये भी इंडिया की एक्सरसाइज है यूनाइटेड किंगडम के साथ, ले मिलिट्री की एक्सरसाइज है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं? आपको पता है दोस्तों देश के अंदर एक बहुत ही फेमस स्कीम चल रही है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जो आप कह सकते हो आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक जो है वो दिए जाते हैं एक साल के अंदर एक फैमिली को। लेकिन अब अलग अलग स्टेट ने उसको अलग अलग नाम से जो है वो स्टार्ट किया हुआ है स्टेट लेवल पे, और उसके अंदर और भी बढ़ चढ़कर जो है वो पैसा दिया है हेल्थ के लिए। तो इससे हेल्थ सिस्टम जो है वो देश का इंप्रूव होगा। और रिसेंटली ओडिशा ऐसी पहली स्टेट बनी है देश के अंदर जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। तो आप देख सकते हो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हल्की सी स्माइल के साथ, बहुत ही हमेशा आपको व्हाइट कपड़ों में ये दिखेंगे, एक कुर्ता पजामा, एक कमीज पजामा जो है वो उन्होंने पहना होगा, और नवीन पटनायक जी। और इसलिए मुझे जो है मेरे सबसे मतलब फेवरेट चीफ मिनिस्टर में से एक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, देखने में लगते हैं, मैं कभी मिला नहीं हूँ। लेकिन स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स 3.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मैं सिर्फ ओडिशा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ। 3.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, इसमें 96 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। 96 लाख फैमिलीज मतलब कितने लोग आ गए उसमें? 3.5 करोड़। और कौन सी स्टेट के अंदर स्कीम के अंदर ये आया है? बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो ये आपने याद रखना है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण, बिजू से ही आप याद रख सकते हो, बिजू पटनायक जी के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। और इतनी फैमिलीज 96 लाख, 3.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जो कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया 2018 के अंदर ही। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव कर सकें। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिल जाएंगे 5 लाख रुपए वाले, मतलब 5 लाख रुपए पर एनम जो है वो हर फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि जो वुमेन मेंबर होंगे उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख भी मिल सकता है।
जो वुमेन मेंबर हैं उनको 10 साल के लिए भी जो है मतलब 10 लाख रुपए भी जो मिल सकता है 1 साल के अंदर। ये आपने थोड़ा सा इसमें याद रखना है, खास करके उड़ीसा के स्टूडेंट। और ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स को आप डेबिट कार्ड्स की तरह भी जो है वो दोस्तों यूज कर सकते हो, ये भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है वो आप 200 से ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल जो इसके साथ अटैच हैं उसका फायदा जो है वो ले सकते हैं। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है नवीन पटनायक जी, और गवर्नर जो हैं वो गणेशी लाल जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे आपको मिलेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, और दोस्तों एक सिमली पाल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिमली पाल नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ये तीनों चीजें आपने प्रोवाइड करनी है ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि कौन सी यूटी ने, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने एक स्कीम स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, कारखानदार स्कीम, मतलब जो हाथ से बनाते हैं चीजें उसको कारखानदार कहा जाता है। तो ताकि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं, जो हाथ से बनाने वाली चीजें बनाते हैं, उनको ऊपर उठाया जा सके, उनको स्किल प्रोवाइड की जा सके, उनका सामान जो है वो अलग अलग जगह पे बेचा जा सके। और ये दोस्तों हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, एक ही यूनियन टेरिटरी जो सबसे ज्यादा स्कीम्स को लॉन्च करती है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कारखानदार स्कीम जो है वो क्राफ्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का, उसको दोबारा से बाहर उठाया जा सके, क्योंकि उनका क्राफ्ट ऑलरेडी बहुत फेमस है। लाइक वो बहुत फेमस कालीन बनाते हैं, शॉल्स बहुत फेमस बनाते हैं, तो उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सके और इवन ट्रेनिंग भी दी जा सके ताकि जो न्यू जनरेशन है वो भी काम को सीख सके और आगे बढ़ सके ये काम। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोग तो मतलब बहुत फेमस है इस काम के लिए कि हाथ से वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनकी बुनाई बहुत फेमस है, तो उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। और इवन स्किल अपग्रेडेशन भी की जाएगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, नई जनरेशन को सिखाया जाएगा काम, और ये काम को कंजर्व भी किया जाएगा ताकि आगे जाके जम्मू कश्मीर जो है वो इसके लिए फेमस रहे। और इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि जो बहुत ही अच्छे ट्रेनीज हैं, लाइक जो मेरिटोरियस ट्रेनीज हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनको 2,000 रुपये महीना अलग से दिया जाएगा, और सारे ट्रेनर्स को 2,000 रुपये महीना अलग से देना ही देना है। मतलब 25,000 रुपये वन टाइम असिस्टेंस भी देनी है ताकि वो अपना सामान रॉ मटेरियल जो है वो खरीद सकें। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हर ट्रेनी को 25,000 रुपये वन टाइम राशि और 2,000 रुपये महीना जो है वो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो मेरिटोरियस ट्रेनीज होंगे, मतलब जो बहुत ही अच्छे ट्रेनीज होंगे, उनको 2,000 रुपये पर महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये मतलब इसकी खास बात है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है, और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी है, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ एंड हैंडलूम जम्मू एंड कश्मीर का। तो उन्होंने इसको जो है वो चलाने का काम भी करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो क्राफ्ट्समैन है यंगर जनरेशन के अंदर वो और भी बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों याद रखना है, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा। और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों डाचीगम नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ आपको मिल जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और याद रखना है हेमीज नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर, वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। सैडल पीक कहाँ पे मिलेगा, सैडल पीक आपको मिलेगा अंडमान निकोबार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एमवे कंपनी का, और वो भी स्पेशली कौन से उनके ब्रांड के लिए, न्यूट्रीलाइट ब्रांड के लिए। तो याद रखना है न्यूट्रीलाइट वो ब्रांड है जो प्लांट बेस्ड जो है वो सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कह सकते हो डाइट से रिलेटेड जो है वो प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स होंगे, वाइटामिन होंगे या कुछ और सप्लीमेंट्स होंगे, लेकिन वो प्लांट बेस्ड होंगे। तो वो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, वो किसका है, एमवे कंपनी का। और ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसको जिसने अभी जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कुछ ना कुछ जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता हो सकता है, सिल्वर जीता हो सकता है, ब्रॉन्ज जीता हो सकता है। और आप यहाँ पे नाम जो है वो अलग अलग कैटेगरी के देख सकते हो, यहाँ पे ब्रॉन्ज वाले मिलेंगे, सिल्वर वाले मिलेंगे। और बनाया किसको है, मीराबाई चन्नू को, मतलब साइकॉम मीराबाई चन्नू जो है वो आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इंडिया की तरफ से पहला मेडल लेके आने वाली यही थी दोस्तों। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, यस ये याद रखना है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं दोस्तों, ये बिलोंग करती हैं मणिपुर से, इम्फाल से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। और वेट लिफ्टर हैं, ये याद रखोगे। और कौन सी कैटेगरी में जीता था, 49 केजी कैटेगरी में इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और इवन याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें इनका दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। और रिसेंटली नीरज चोपड़ा का भी हमने जेवलिन थ्रो के अंदर देखा था, इंटरनेशनल लेवल पे इनका भी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये दोनों आप याद रख सकते हो। और इवन मीराबाई चन्नू को खेल रत्न अवार्ड भी दोस्तों दिया गया है 2018 के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप
ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे ये उनका जो न्यूट्रीलाइट डेली प्रोडक्ट्स हैं, उनका ओमेगा जो सोर्स हैं उनके बारे में जानकारी देंगी, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनके बारे में जानकारी अलग अलग तरह से प्रोवाइड करेंगी। तो याद रखेंगे एम्बे कंपनी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों ओलंपियन पीआर श्रीजेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एडवेंचर टूरिज्म केरला के अंदर। जो आप कह सकते हो कि पानी के अंदर उनकी स्पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि एक एरिया है जो पानी के ऊपर ही बना हुआ है सारा का सारा, एलईपी जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं एडवेंचर टूरिज्म के लिए। तो वो मतलब उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया है। और पीआर श्रीजेश जो हैं वो गोलकीपर हैं इंडियन हॉकी टीम के, और पुराने कप्तान भी रह चुके हैं, मतलब कैप्टन रह चुके हैं इंडियन हॉकी टीम के। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है नाम। और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? केरला से ही, एर्नाकुलम से बिलोंग करते हैं। और हॉकी टीम ने आपको बताइए यार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब इसलिए इनको अपॉइंट किया गया, केरला का एडवेंचर टूरिज्म केरला। तो याद रखेंगे। बाकी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक नीरज चोपड़ा तो सबको पता है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स के अंदर, मतलब जेवलिन थ्रो के अंदर जीता है। दोस्तों लोवलिना बोर्गोहेन, इनका भी याद रखेंगे, एग्जामिनर गेम पूछ सकता है, इनकी बॉक्सिंग है और इन्होंने जो है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया जी, रवि कुमार दहिया ने जो है वो रेसलिंग के अंदर जो है वो आप कह सकते हो सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल रेसलिंग के अंदर रवि कुमार दहिया ने जीता है 57 केजी कैटेगरी के अंदर। ये याद रखना है 57 केजी कैटेगरी के अंदर। लेकिन पहला मेडल जो है वो जरूर याद रखना है, कौन लेके आई थी? वो लेके आई थी मीराबाई चन्नू। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। सी कैट 2021 एक एक्सरसाइज है, एनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब ये 2 कंट्रीज के बीच में नहीं होती है दोस्तों, ये 21 कंट्रीज के बीच में होती है, मतलब 21 कंट्री की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ये कहां पे हुई है ये आपने बताना है, कौन सी कंट्री में एक्सरसाइज हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? सिंगापुर होगा, डी दोस्तों इसका आंसर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी कैट का मतलब पता हो। सी का मतलब दोस्तों क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। कैट का मतलब है कोऑर्डिनेशन एंड ट्रेनिंग। 21 नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, 20वां एडिशन जो है वो इस बार परफॉर्म किया गया। तो 21 कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज को किसने लीड किया था दोस्तों? याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लीड किया था। इससे क्या होगा कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, ताकि कल को कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम रोक सकते हैं। 21 कंट्री में बहुत ही फेमस कंट्री शुमार हैं। फ्रांस है इसके अंदर, कनाडा है, यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, बहुत सी कंट्रीज जो मतलब 21 कंट्रियां, तो नाम सबके तो याद नहीं रखेंगे आप, इंडिया का जरूर इसमें याद रखना है। और दोस्तों सीकेट एक्सरसाइज के बारे में जरूर याद रखो। सीकेट एक्सरसाइज जो है वो 2002 में स्टार्ट हुई थी, साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म को खत्म करना है हमने। और कोविड-19 के दौरान 2020 में ये एक्सरसाइज जो है वो वर्चुअल फॉर्म में ही हुई थी, 2020 के अंदर जो है वो वर्चुअल फॉर्म में हुई थी। तो अब देख सकते हो सी कैट याद रखना है, सी का मतलब साउथ ईस्ट एशिया, कैट का मतलब कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आते हैं, कौन से बैंक ने जो है वो फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स की लैंड डिटेल जो है वो जान सके। स्पेशली कौन सी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं? कर्नाटका की। याद रखना है कौन सी स्टेट की? कर्नाटका की। तो दोस्तों अगर मैं कर्नाटका स्टेट की बात कर रहा हूं तो फ्रूट्स पोर्टल के थ्रू जितने भी फार्मर कर्नाटका स्टेट में उनकी लैंड डिटेल जो है इस पोर्टल पे आ जाएगी। और सबसे पहले तो एक फ्रूट का मतलब पता होना चाहिए आपको। और बैंक जो दोस्तों कौन सा है? आसान हो गया अब तो, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हो गया, क्योंकि कर्नाटका की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये केवीजी बैंक आपने थोड़ा सा मतलब इसको देख लेना है कि केवीजी बैंक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और फ्रूट्स पोर्टल जो लॉन्च किया, फ्रूट का मतलब जो है क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको क्या नाम दिया गया? फ्रूट्स। और इस पोर्टल को पूरे इंडिया के अंदर मतलब ऐसा पहला इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट जो वो जितने भी फार्मर्स हैं उनकी लैंड डिटेल उनके पास आएगी। क्योंकि इस पोर्टल के अंदर दोस्तों सारे फार्मर्स को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद उनको फ्रूट्स आईडी दी जाएगी, मतलब एफआईडी नंबर दिया जाएगा, जिसके अंदर आधार नंबर भी आप देख सकते हो, लैंड रिकॉर्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, मतलब इसको मिला के जो है वो ये एफआईडी बनाई जाएगी। और इस एफआईडी नंबर को एक यूनिक नंबर मान लिया जाएगा। जब आप बैंक में जाओगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे लोन लेने के लिए, तो वो आपसे एफआईडी नंबर ले लेगा। उसमें आपका आधार नंबर भी है, लैंड रिकॉर्ड भी है, मोबाइल नंबर भी है, तो देख लेगा कितनी लैंड है आपके पास, उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। तो मतलब ये फायदा होगा खास करके फार्मर्स को, जिनको जो है वो पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो यहाँ पे उनको आसान हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक बात और याद रखनी है कि ये सारा डेटाबेस जो है वो फार्मर्स की डिफिकल्टीज को दूर करेगा, क्योंकि लैंड के रिगार्डिंग जितने भी बेनिफिट सरकार दे रही है वो भी जो है वो फार्मर्स को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास स्टेट ऑफ कर्नाटका।
लेकिन दोस्तों कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के बारे में याद रखना है, 2005 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के अंदर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। और दोस्तों कर्नाटका के बारे में एक खास बात याद रखनी है, रिसेंटली जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन है, वो हैं बसवराज बोम्मई। और इनके जो रिसेंटली गवर्नर बनाए गए हैं, ये एसबीआई में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, थावरचंद गहलोत जी। नेशनल पार्क दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट से मिल जाएंगे। कौन कौन से, आपको काली टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, आपको दांदेली टाइगर रिजर्व मिल जाएगा यहाँ पे, यहीं पे आपको मिल जाएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा एक बहुत ही फेमस यहाँ पे बनेरघट्टा आपको मिल जाएगा, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और नगरहोल नेशनल पार्क। देखो कितने फेमस नेशनल पार्क आपको कर्नाटका के अंदर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है लाहौर, और ये 3 बुक्स का पहला एडिशन है, मतलब पहली बुक है, ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 आएंगे इसके एडिशन। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना ये बुक मनप्रीत सोडी सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही प्रख्यात ऑथर हैं दोस्तों ये, आप चेहरा देख सकते हैं उनको यहाँ पे। हार्पर कॉलिंस की तरफ से इसको पब्लिश किया गया, लाहौर बुक का नाम है। अगर लाहौर रखा गया तो ये पार्टीशन के बारे में जानकारी जो है वो दे रही है। ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 आएंगे इसके, ये पहली बुक है और मनप्रीत सोडी सोमेश्वर के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और बहुत ही प्रख्यात ऑथर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो स्पेशली पार्टीशन के बारे में लिखा हुआ है और किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल या जो वुमेन हैं उनको किस तरह से लाइफ को इफेक्ट किया पार्टीशन ने, और साथ ही साथ 20 साल की ये रिसर्च है, इसके अंदर अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंस के दौरान जो हुए। और इन्होंने वैसे भी बहुत सी बुक्स जो है वो ऑथर की हैं, बहुत ही फेमस मैं कुछ नाम आपको कोशिश करूंगा बताने की। द लॉन्ग वॉक होम, ये बुक जो है वो इन्होंने लिखी है मनप्रीत सोडी ने। और एक बुक लिखी है गर्ल्स एंड द सिटी, ये बुक इन्होंने लिखी है। एक लिखी है मेहरू निसा ट्रायोलॉजी, ये भी मतलब 3 एडिशंस में आएगी। मेहरू निसा मतलब आप कह सकते हो ताजमहल, ताज कॉन्स्पिरेसी, या आप कह सकते हो कोहिनूर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मेहरू निसा मतलब आप कह सकते हो नूरजहां के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी ऑथर्स दोस्तों बहुत फेमस है, लाइक श्रीनाथ राघवन और वेणु माधव गोविंदू। इन्होंने एक बुक रिसेंटली लिखी है द फोर्थ लाइन, दोनों ने मिलके द फोर्थ लाइन, तो ये आपने याद रखना है द फोर्थ लाइन। और फोर्थ लाइन जो है ये बुक स्पेशली गोपाल कृष्ण गांधी के ऐसे हैं, गोपाल कृष्ण गांधी जी के बारे में बताती है। कविता राव बहुत ही फेमस ऑथर हैं और इन्होंने बुक लिखी है लेडी डॉक्टर्स, कि किस तरह से सम्मानित नहीं किया गया लेडी डॉक्टर्स की एफर्ट्स को आगे नहीं बढ़ाया गया, जो फर्स्ट वुमेन है मेडिसिन के अंदर जिन्होंने अपना रोल निभाया है, जैसे कि कदम्बनी गांगुली हैं या कुछ और हैं, तो उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पे नियर बाय जो है उन्होंने कोलैबोरेशन किया है वीजा के साथ, और साथ ही साथ कौन से बैंक के साथ, ये आपने बताना है कौन से बैंक के साथ, जिसके साथ मिलके वो सॉफ्ट पीओएस और एम पीओएस को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे अपने रिटेल नेटवर्क के अंदर। मतलब सिंपल है कि यार ये बैंक और वीजा के साथ मिलके ये सॉफ्ट पीओएस और एम पीओएस जो मशीन्स होंगी उसको लॉन्च किया जाएगा, और रिटेल मतलब मर्चेंट्स को ये दी जाएंगी ताकि डिजिटल पेमेंट आसानी से लोगों के द्वारा की जा सके। और ये कौन सा इनिशिएटिव है, मतलब पे नियर बाय के द्वारा ये इनिशिएटिव किया जा रहा है, और बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पे नियर बाय और आरबीएल बैंक जो है वो वीजा के साथ मिलके जो ये पेमेंट डिवाइसेस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और पे नियर बाय जो है वो इंडिया की आप कह सकते हो फर्स्ट कंपनी ऐसी बन चुकी है जो डिजिटल पैकेज रिटेलर्स को दे रही है, मतलब दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सॉफ्ट पीओएस है ना, बेसिकली ये आप कह सकते हो नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफएस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने स्मार्टफोन के थ्रू आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हो। एमपीओएस जो है वो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं जो कार्ड के थ्रू, मतलब आप कैरी कर सकते हो आराम से उसको, आप अपने कार्ड को जो है वो इजीली जो है वो यूज कर सकते हो। तो कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है, इसमें स्मार्टफोन के थ्रू होती है, ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है लेकिन ये कार्ड के साथ पेमेंट हो रही है। तो मतलब ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है ये बैंक प्रोवाइड करेगा और वीजा जो है वो प्रोवाइड करेगा पे नियर बाय के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो मर्चेंट्स के पास अगर ये मशीन्स होंगी तो वो आसानी से और फास्ट डिजिटल पेमेंट्स को कर सकते हैं। इसमें मर्चेंट्स को तो फायदा है ही है, कस्टमर्स को भी फायदा है कि वो जल्दी जल्दी में डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। और वैसे भी इंडिया का डिजिटल इंडेक्स जो है वो इंप्रूव होता जा रहा है, हम ज़्यादा डिजिटलाइज जो है वो होते जा रहे हैं। और पे नियर बाय के बारे में दोस्तों याद रखोगे, पे नियर बाय जो है वो किसके अंडर आता है, ये जो है वो आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है, डीपीआईआईटी के अंदर आता है। और उसका ही ये आप कह सकते हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो रजिस्टर है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर। इसका गठन जो है वो 2016 में किया गया था, 2016 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको मुंबई में मिलेगा। इसके जो एमडी मतलब इसके फाउंडर और सीईओ जो हैं वो कौन है, आनंद कुमार बजाज। ओनली बजाज भी याद कर लेंगे तब भी याद रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी कंट्री ने 6th एससीओ मीट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की होस्ट की है? अगर आपको ये पता है कि एससीओ की 2021 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो किसके पास है तो आप आंसर बता सकते हो। कोई भी मीटिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेन अफेयर्स की हो, चाहे मेन मीटिंग हो, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो, तो वो कहाँ पे होगी? तजिकिस्तान के अंदर ही होगी दोस्तों। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया होगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो याद रखना है 2021 की एससीओ की जो चेयरमैनशिप है, जो प्रेसिडेंटशिप है, वो तजिकिस्तान के पास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इंपॉर्टेंट में भी कर सकते थे। तो आपको याद रहेगा क्योंकि हम इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। इवन तजिकिस्तान ने ये भी कहा है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर के प्रति जो आप कह सकते हो कि ग्रोथ है कोविड पेंडेमिक के दौरान, तो वो मतलब बहुत अच्छा रहा। और इंडिया की फूड प्रोडक्शन जो है उस दौरान इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज में जो है वो समुद्र के रास्ते भेजा है, क्योंकि फ्लाइट्स तो जो है वो बंद थी, तो समुद्र के रास्ते हमने अलग अलग कंट्रीज को भेजा और फायदा भी हुआ उसका। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो बीजिंग में आपको मिल जाएगा। और 2021 की चेयरमैनशिप तजिकिस्तान के पास मैं बता चुका हूँ। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। और टोटल कंट्रीज कितनी है दोस्तों? 8 हैं कंट्रीज मेंबर। 4 तो आप देख रहे हो, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 4 हो गई। और 4 कौन कौन सी रहेगी? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चाइना। ये आपने जो है वो याद रखना है। और पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे बने हैं, 2017 में एससीओ के मेंबर बने हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बता चुका हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो हेड हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरिना। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मोरिना। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्टेट ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाएगी उस स्टेट के अंदर। तो मैं आपको एक थोड़ी सा इसमें आइडिया दे रहा हूं कि एक एग्रीमेंट जो है वो बहुत सी कंपनीज के साथ साइन हुआ था इन्हीं 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन वो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज थी, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज अपना काम टाइम से पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण जो है वो इनको वो कैंसिल करना पड़ा स्टेट को। और ये गवर्नमेंट कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नाम से पता लग रहा है कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ इन्होंने टाई अप किया होगा। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश ने ये टाई अप किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ये नॉर्थ ईस्टर्न, आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 2। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 90 मेगावाट का है, एक 120 मेगावाट का है, मतलब टोटल 210 मेगावाट हो जाएगा। और नाम क्या है? मेलिंग प्रोजेक्ट। एक का नाम क्या है? नाफरा प्रोजेक्ट। दोनों याद रखोगे क्योंकि आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं नाफरा प्रोजेक्ट है, मेलिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज में है, तो कौन सी स्टेट की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, एक कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, एक तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। और अब इस कंपनी के पास जो है वो 6 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं ऐसे, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल 1325 मेगावाट हो गई है। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर ये कंपनी आती है। और इसका जो सबसे बड़ा अभी तक का जो प्रोजेक्ट है वो कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 600 मेगावाट का, लेकिन अभी ये हो जाएगा जब बन जाएगा, तो अगर ये इकट्ठा मिला देते हैं तो भी नहीं बनेगा, तो भी यही रहेगा। तो 600 मेगावाट ही है दोस्तों, याद रखना है। लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो कामेंग है 600 मेगावाट का, जो कि अरुणाचल के एरिया में ही है। और 1976 में जो है वो इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, शिलोंग मेघालय के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों याद रखना है, और चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू जी हैं। और यहाँ के गवर्नर जो है वो कौन है? ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी हैं। तो ये भी आपने जो थोड़ा सा याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पैके टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, यहीं पे आपको नाम दाफा नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा पार्क जो है वो इंडिया का पहला पार्क बन गया जिसमें सैटेलाइट फोन्स का यूज होगा, आपस में बातचीत होगी, तो हम एनिमल्स की पोचिंग, उनकी इलीगल ट्रेडिंग, उसको रोक सकते हैं किसी तरह से, उनके ऑर्गन्स की डोनेशन, उनको मारने की प्रक्रिया, इसको रोका जा सकता है किसी तरह से। और ये दोस्तों बात हुई है बहुत ही फेमस नेशनल पार्क की, और वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सी आंसर होगा। रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की, और वो है डॉक्टर हिमंत बिश्वा जी, और हिमंत बिश्वा जी चेयर कर रहे थे इस मीटिंग को। उन्होंने कहा है कि ये सैटेलाइट फोन जो है वो फॉरेस्ट पर्सोनल को देने चाहिए, और 10 सैटेलाइट फोन जो है वो फॉरेस्ट पर्सोनल को दे दिए गए हैं नेशनल पार्क के। और दोस्तों ये 10 फोन जो सैटेलाइट फोन्स हैं वो अब काम करेंगे एंटी पोचिंग मेजर्स, मतलब जो एनिमल्स की ट्रेडिंग हो रही है, इलीगल तरीके से उनका यूज हो रहा है अलग अलग तरह से, तो उनको रोका जा सकता है। और ये फोन्स जो हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दे दिए गए हैं। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 16 लाख रुपए, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं। सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? सैटेलाइट सर्विस बीएसएनएल प्रोवाइड करेगा। तो ये इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। बाकी नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है।
मानस जो है वो असम के अंदर ही है, काजीरंगा असम में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सेकंड लार्जेस्ट रीफर्बिश्ड जीन बैंक जो है वो उद्घाटन किया है उसका। कौन सी स्टेट और यूटी की बात कर रहे हैं, तो अपने याद रखना है दोस्तों, जीन बैंक जो इंडिया का है वो कहाँ पे है, वो है हमारे पास दिल्ली के अंदर, जो सबसे बड़ा था इंडिया का। और पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रीफर्बिश्ड का मतलब उसको अब हमने दोबारा से रेनोवेट किया है, उसके अंदर बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, तो उसको नाम दे देगा रीफर्बिश्ड जीन बैंक। और ये जीन बैंक कहाँ पे उद्घाटन किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर। और न्यू दिल्ली के अंदर एक आप कह सकते हो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का एक डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो आप देख सकते हो नेशनल जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन बैंक, उसका उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हम दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, मोरेना इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये यहाँ पे उद्घाटन किया गया पुस्सा न्यू दिल्ली के अंदर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नेशनल ब्यूरो, वहां पे उद्घाटन किया गया। तो इसका फायदा क्या होगा कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज जो हैं वो हम जो हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हम जो फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। तो ये जीन बैंक की स्थापना वैसे 1996 में हुई थी सबसे पहले। इससे क्या होगा कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए उन सीड्स को प्रिजर्व करके रख सकें, बचा के रख सकें, और इसमें 1 मिलियन जर्म प्लाज्म जो है वो प्रिजर्व करने की कैपेसिटी है सीड बैंक के अंदर, मतलब इतने जर्म प्लाज्म जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। जर्म प्लाज्म का मतलब है कि एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि आप कह सकते हो नए प्लांट्स को ग्रो कर सकता है, तो उसको हम यहाँ पे जीन बैंक में स्टोर कर, बैंक का मतलब क्या, पैसे को स्टोर करना, जीन बैंक का मतलब हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, मतलब 1 मिलियन जर्म प्लाज्म को, लिविंग टिश्यूज को स्टोर कर सकते हैं अलग अलग प्लांट्स के। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन याद कर लें जितना कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जुलाई महीने में ये लॉन्च किया जाया करेगा, याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि कितने लोग बैंक से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है बैंकिंग के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, इंश्योरेंस के साथ, पोस्टल नेटवर्क के साथ, पेंशन सेक्टर के साथ। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जुड़े, वो कोई भी हो सकता है। और जुलाई महीने के अंदर इसको रिलीज किया जाया करेगा, लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ मार्च महीने तक का होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर तक का ही होगा। इसमें 3 अलग अलग तरह के पैरामीटर देखा जाया करेंगे कि असेसिबिलिटी है, यूजेस कितनी हो रही है, क्वालिटी कैसी है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो यूजेस को है, 45% वेटेज यूजेस को है, असेसिबिलिटी को 35%, क्वालिटी 20% के बेस पे दी गई है। और दोस्तों इसको एक तरह से ये भी याद रखना है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 100 तक होगी, एक सिंगल डिजिट वैल्यू होगी इसके अंदर 0 से लेके 100 तक। अगर 0 है तो मतलब हम फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, मतलब लोग नहीं जुड़े हुए हैं, और 100 है तो मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो फिर बीच में अगर होगा तो हम देखेंगे कि किसके नज़दीक है, 0 के या 100 के। और इसमें टोटल कितने इंडिकेटर्स को देखा जाता है, 97 इंडिकेटर्स को देखा जाता है, जो सर्विसेज से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड, असेसिबिलिटी से लेकर अवेलेबिलिटी से लेकर जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें खास बात है कि ये जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, लेकिन इसका कोई बेस ईयर नहीं है, ये याद रखना है, इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है। और अभी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो है वो लॉन्च किया गया है, फाइनेंशियल ईयर इंडेक्स जो 21 है उसका लॉन्च किया गया है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, और उसकी वैल्यू कितनी है, 9 आई है, मतलब 0 के पास है दोस्तों। फाइनेंशियली अभी भी इंक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूजन की तरफ ही हैं हम, जबकि फाइनेंशियल ईयर 17 में 43.4 थी। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके कारण हो सकते हैं जीएसटी भी था हमारे पास, आप कह सकते हो कि हमारे पास जो है वो जनधन योजना भी उस टाइम पे 2-3 साल ही हुए थे, तो बहुत से लोग जो है फाइनेंशियली इंक्लूड हुए थे। तो याद रखना 43.4 था पहले, अब 9 है, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इसको थोड़ा सा अपने जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं बस उतने याद रखें, अदरवाइज कोई जो है वो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। क्वेश्चन क्या है, इंदिरा जो है वो एक ज्वाइंट बाईनियल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। आपको पता है कि इंदिरा मतलब इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, ये सबसे पहली बार कब हुई थी, सिर्फ एक स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। 2003 में जो है वो इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, सबसे पहली बार ये एक्सरसाइज जो है वो 2003 में हुई थी। 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है, और ये इंडियन आर्मी और इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के बीच में रशिया की एक्सरसाइज हुई, और इस बार जो है वो 12th एडिशन इसका हुआ, और ये कहाँ पे हुआ, रशिया के अंदर हुआ। कहाँ पे, रशिया के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि है रेट्रो टैक्स लॉ जो है वो खत्म कर दिया गया है, टैक्सेशन लॉ को अमेंड किया गया है,
रामनाथ कोविंद जी ने परमिशन दे दिया, मतलब उन्होंने बिल को हाँ कर दिया है। ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किसने किया था? निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इससे क्या होगा, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें दो एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया, एक तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का और एक फाइनेंस एक्ट है 2012 का, तो उसको अमेंड कर दिया गया है। और अमेंड से होगा क्या कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, मतलब आपने कोई चीज़ जो है वो बहुत पहले खरीदी थी, आपने जो है वो इनकम जो है वो बहुत पहले जो है वो अर्न की थी, तो उसका टैक्स आप आज दे रहे हो, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो पिछली डेट से टैक्स लगते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर सरकार कहती है कि इतने डेट से लगे, वो खत्म हो जाएंगे टैक्स, तो वो नहीं आपको देना पड़ेगा। ये है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन लाइनर में पहला पॉइंट है, 3 नई वाइल्ड बल्सम स्पीशीज जो हैं वो प्लांट्स की मिली हैं। कहाँ पे? केरला के अंदर। तो याद रखना ये प्लांट की स्पीशीज है दोस्तों, ये केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिली हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि तीनों स्पीशीज के नाम अलग अलग रखे गए हैं। पहली स्पीशीज का नाम जो है वो केरला के पुराने चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन जी के नाम से रखा गया है। दूसरी स्पीशीज का नाम के शैलजा, जो कि पुरानी आप कह सकते हो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थी केरला की। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, इसलिए इनका नाम जो है वो इनके नाम पे रखा गया है। और तीसरी स्पीशीज जो है वो दोस्तों, उसका नाम रखा गया है मिस्टर मैथ्यू डैन। मिस्टर मैथ्यू डैन, जो कि आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन के, जो कि एक त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। तो उनके भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए योगदान रहा है, तो उसके नाम पर रखा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वीएस अच्युतानंदन और के शैलजा जी के नाम से ये वाइल्ड बल्सम स्पीशीज का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फर्स्ट एवर सिविल एयरक्राफ्ट जो है वो बनाया है, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान 228। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान याद रहेगा। और इसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी रिसेंटली एक टेस्ट हुआ है लो स्पीड टैक्सी ट्रायल, जिसको कहते हैं एलएसटीटी, तो ये भी सफल रहा। ये कानपुर के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये पहला फिक्स्ड विंग मेड इंडियन सिविल एयरक्राफ्ट है जो एचएएल ने बनाया है। ये अलग अलग तरह से यूज हो सकता है। आप कह सकते हो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकता है, पैरा जंपिंग मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यूज हो सकता है, क्लाउड सीडिंग के लिए हो सकता है, एरियल सर्वेलेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, फोटोग्राफी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मतलब अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखना है, इसके जो एमडी हैं वो आर माधवन हैं और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट 69 एम्प्लॉइज को प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड मिला है 2018 में। सिर्फ नंबर याद कर लें 69। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्लान लॉन्च किया, एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस का एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो इसमें अलग अलग तरह के 3 फीचर दिए गए हैं कि आप जो है वो अपना कवर जो है वो अलग अलग प्लान के थ्रू कर सकते हो। मैरिज हुई है, पेरेंट बने हो, या फिर आप कह सकते हो नया हाउस खरीदा है, तो उसके हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस कर सकते हो। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में याद रखना, इसलिए हम इस लाइन को कवर कर रहे हैं। 2000 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके एमडी और सीईओ महेश कुमार शर्मा हैं। महेश कुमार शर्मा। इसकी टैगलाइन है विद अस यू आर श्योर, यू आर श्योर। नेक्स्ट सेबी ने एक पैनल बनाया है जो कि ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को T+2 से T+1 कर देगा। पहले क्या होता था कि जब आप शेयर्स खरीदते थे तो आपको जो शेयर्स हैं वो 2 दिन के बाद जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में आते थे जब आपकी ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन अब वो 1 दिन के बाद आ जाया करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे आ जाया करेंगे। इसके लिए एक पैनल बनाया ताकि इसको एनालाइज करो कि हम इसको कर सकते हैं ऐसा। और सेबी के बारे में याद रखना है 1988 में इसको बनाया गया था। 1992 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और दोस्तों याद रखना है कि इसके हेड अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर, नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कैंपेन लॉन्च किया। लेकिन इसमें खास बात याद रखने वाली क्या है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च किया, मतलब 15 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया। खत्म कब होगा ये? गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 2021 को इस कैंपेन को खत्म किया जाएगा। 75 विलेजेस में ये फिट इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया है और 30,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो याद रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अनुराग ठाकुर के बारे में याद रखोगे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि 17 अगस्त 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? चिट फंड जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, कौन उसको गवर्न करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा होती है? लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यार चिट फंड्स क्या होते हैं। तो सिंपल है यार कि लाइक 50 बंदों का एक ग्रुप है, सबने 1000 रुपये डाल लिए, तो इसका मतलब 50,000 रुपये जो है वो आपके पास हो जाएंगे। तो कोई भी बंदा उस 50,000 को जो है वो यूज़ कर सकता है, मतलब उसको आप कह दोगे कि 45,000 अगर किसी ने यूज़ करना कर लो। और अगर कोई बंदा उसको 45,000 को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो जो 5,000 रह जाएंगे वो 49 लोग जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मतलब इससे फ़ायदा होता है अलग अलग तरह का। और ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी है, आप कह सकते हो कि कुछ लोग मिलके कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल आपस में कर सकता है,
ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैनेज करती है। कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। और इसके लिए सरकार की तरफ से एक एक्ट भी बनाया गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से भी है, अनऑर्गेनाइज तरीके से भी है। और इसका एक एक्ट है चिट फंड एक्ट ऑफ 1982, तो उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो सेविंग भी हो जाती है और बोरिंग्स भी हो जाती हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक बुक है पॉवर्टी एंड फेमीन, मतलब गरीबी और अकाल, ये किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये आपने मुझे बताना है। बहुत ही फेमस पर्सन है इंडिया की तरफ से, उनको मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब देखो इसमें 2 नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके इंडियन है। तो हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने मुझे बताना है कि ये बुक कौन से ईयर में लिखी गई थी, ईयर भी बताना है। तो यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, वीडियो को बहुत शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और दोस्तों एक काम और कर देना कि आपने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और तरह के इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो। और गाइस हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा और साथ में आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। इसी स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखनी है, बहुत ज़्यादा सीरियस लाइफ को नहीं लेना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।